हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम ऑफ भारत में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने दोस्तों ये तीसरा पार्ट लेके आए हैं। भारत के महान व्यक्ति से संबंधित ये तीसरा पार्ट यानी तीसरा वीडियो हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं। दोस्तों इससे पहले आपने देखा था दोस्तों कि पहला पार्ट जो हम आप लोगों के सामने लेके आए थे वो सामाजिक सुधार वाले जितने भी व्यक्तित्व थे, महान विभूतियाँ थी, उनके बारे में हमने आपको एक पार्ट में पढ़ाया। दूसरे पार्ट में हमने धार्मिक सुधारवादी व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ाया या धार्मिक सुधारवादी जो महान विभूतियाँ थी हमने उसके बारे में पढ़ाया है। आज हम आप लोगों के सामने दोस्तों तीसरा पार्ट लेके आए हैं और ये राजनैतिक व्यक्तित्व यानी राजनीति में इनका क्या योगदान है, भारत के राजनीति में इनका क्या विशेष अहम योगदान है, आज हम दोस्तों इनके बारे में पढ़ेंगे और सभी के बारे में हम एक एक करके जो है इनके बारे में पढ़ेंगे और इनसे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं दोस्तों हम आपके सामने जो है एक एक करके आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें हमारी अच्छी तरह से समझ में आती हैं। और दोस्तों अगर कोई भी सुझाव हो तो आप जो है आप कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों देखते हैं दादा भाई नौरोजी, एवो ह्यूम, सत्येंद्र नाथ टैगोर, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना, पट्टाभी सीतारमैया, विनोबा भावे और चौधरी रहमत अली। आज दोस्तों हम आधुनिक भारत के व्यक्तित्व वाले प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और इसमें आज हम राजनैतिक व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बिना समय गवाए हुए हम टॉपिक पे आते हैं। दादा भाई नौरोजी आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों इनके बारे में। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 1852 में इन्होंने एक संस्था का गठन किया, बम्बई एसोसिएशन, और यह बम्बई की पहली राजनीतिक संस्था थी दोस्तों। बम्बई एसोसिएशन 1852 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित की गई और यह बम्बई की पहली राजनीतिक संस्था थी दोस्तों। हमारे साथ साथ आप जो है नोट करते चलिएगा बम्बई एसोसिएशन। बम्बई एसोसिएशन यह बम्बई की पहली राजनीतिक संस्था थी दोस्तों। यह बम्बई की दोस्तों पहली राजनीतिक संस्था थी और कब गठित की गई थी दोस्तों? 1852 में दोस्तों ये गठित की गई थी, बम्बई की पहली राजनीतिक संस्था। इसके बाद इन्होंने लंदन इंडिया और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। लंदन इंडिया और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दोस्तों। लंदन इंडिया ईस्ट इंडिया। दादा भाई नौरोजी दोस्तों लंदन इंडिया और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दोस्तों। लंदन इंडिया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की दोस्तों इन्होंने स्थापना की थी। लंदन इंडिया और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी ने। 1892 में दोस्तों 1892 में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में
निर्वाचित होने वाले ये पहले सदस्य थे दोस्तों। भारत की तरफ से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में ये निर्वाचित होने वाले पहले सदस्य थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले पहले व्यक्ति थे। दादा भाई नौरोजी लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले ये पहले सदस्य थे दोस्तों। कौन? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने कई पत्र का भी संपादन किया था दोस्तों। राष्ट्र गुफ्तार और सत्यवादी। राष्ट्र गुफ्तार और सत्यवादी। राष्ट्र गुफ्तार और सत्यवादी पत्र का इन्होंने संपादन किया था दोस्तों। और ये पत्र किस भाषा में थे? तो ये पत्र दोस्तों गुजराती भाषा में थे। किस भाषा में दोस्तों थे? ये सब पत्र गुजराती भाषा में थे दोस्तों। गुजराती भाषा में थे दोस्तों। ये दोनों पत्र इनके किस भाषा में थे? ये गुजराती भाषा में थे दोस्तों। जैसे आप लोग जानते हैं, दादा भाई नौरोजी का भारतीय राजनीति में इनका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोस्तों। इन्होंने सबसे पहले इन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत दिया था। धन का बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। कौन? दादा भाई नौरोजी ने। या धन के निष्कासन का सबसे पहले जो है सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और सबसे पहले दोस्तों जो प्रति व्यक्ति आय की गणना इन्होंने किया था, तो वो कौन किया दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की भी गणना इन्होंने किया था। और लगभग प्रति व्यक्ति आय जो है वो 21 रुपया जो लगभग निर्धारित किया दोस्तों। वो कौन? दादा भाई नौरोजी। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं एवो ह्यूम। अब ये वो ह्यूम कौन थे दोस्तों? जैसे नाम से ही पता चलता है कि ये भारतीय तो थे नहीं, ये अंग्रेज व्यक्ति थे। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों एवो ह्यूम वही हैं, आप सभी लोग जानते हैं, कांग्रेस के संस्थापक, फाउंडर ऑफ कांग्रेस। मतलब कांग्रेस इन्हीं के द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये कौन थे दोस्तों? देख लेते हैं। ये दोस्तों स्कॉटलैंड के ये स्कॉटलैंड के एक क्या थे? रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे। ये स्कॉटलैंड के एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे एवो ह्यूम। और 1885 ईस्वी में दोस्तों 1885 ईस्वी में आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है वो इन्हीं के द्वारा की जाती है दोस्तों। किसके द्वारा? एवो ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। इसके बारे में हम कभी बाद में जब पूरा डिटेल में पढ़ाने लगेंगे तब वहाँ इसकी चर्चा होगी दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि ये 1885 से 1906 तक 1885 से 1906 तक ये आईएनसी के महामंत्री भी रहते हैं, महामंत्री के पद पे भी रहते हैं। महामंत्री ये 1885 से 1906 तक क्या रहते हैं? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के महामंत्री के पद पे भी रहते हैं। और इनके जीवनीकार जो थे विलियम वेडरबर्न जो थे वो इनके जीवनीकार थे। जीवनीकार थे दोस्तों विलियम वेडरबर्न।
विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न ये एवो ह्यूम के जीवनीकार थे। एवो ह्यूम के जीवनीकार थे कौन? विलियम वेडरबर्न। इन्हें भारतीय पक्षी का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन एवीज। भारतीय पक्षी का इन्हें क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों। भारतीय पक्षी का जन्मदाता, भारतीय पक्षी का जन्मदाता कहा जाता है एवो ह्यूम के, और इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी एवो ह्यूम को जाना जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों, यहाँ तक कि लाला लाजपत राय ने कहा है, लाला लाजपत राय ने एवो ह्यूम के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था कि एवो ह्यूम भारतीय स्वतंत्रता के पुजारी थे। एवो ह्यूम भारतीय स्वतंत्रता के पुजारी थे। भारत की स्थिति और भारत की दुर्दशा देख करके एवो ह्यूम का हृदय क्या होता था? रोता था। एवो ह्यूम का दिल भारत की दुर्दशा को देख करके रोता था। ऐसा किसने कहा है? ऐसा लाला लाजपत राय ने कहा है। अपना स्टेटमेंट इन्होंने दिया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ये भारत के प्रथम ICS थे। जब ICS की परीक्षा पास करने वाले ये पहले व्यक्ति थे भारत की तरफ से प्रथम ICS इंडियन सिविल सर्विसेज। और आप लोग जानते हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। इसके बाद दोस्तों इनके बारे में बस और कुछ इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं चर्चा करना है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी के बारे में। व्योमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों ये कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रख्यात नामी क्या थे? एडवोकेट थे, वकील थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील थे। कलकत्ता हाई कोर्ट के क्या थे? वकील थे दोस्तों। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी ये प्रख्यात एडवोकेट थे। इन्होंने लंदन भारतीय एसोसिएशन की स्थापना की दोस्तों। लंदन भारतीय समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा दोस्तों। लंदन भारतीय समाज की स्थापना, लंदन भारतीय समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये लंदन भारतीय समाज की स्थापना व्योमेश चंद्र बनर्जी के ही द्वारा किया गया दोस्तों। बाद में इसका नाम बदल करके दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम कर दिया गया दोस्तों। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। लंदन भारतीय समाज जो संस्था का गठन किया था कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। बाद में इसका नाम जो है कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया दोस्तों? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के मतलब इसका कर दिया गया नाम चेंज करके। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले ये पहले शख्स थे दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद ये बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं अगला फ़िरोज़ शाह मेहता दोस्तों, साथ साथ नोट करते चलिएगा दोस्तों। फ़िरोज़ शाह मेहता बॉम्बे
बॉम्बे क्रॉनिकल पत्र का इन्होंने संपादन किया दोस्तों। बॉम्बे क्रॉनिकल पत्र का संपादन इन्होंने किया दोस्तों। बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल पत्र का दोस्तों किसने संपादन किया? तो मेहता ने। बॉम्बे क्रॉनिकल पत्र का दोस्तों किसने संपादित किया? फिरोज शाह मेहता ने। इसके बाद ये बम्बई प्रांतीय सभा का, बम्बई प्रांतीय सभा के ये सदस्य थे। बम्बई प्रांतीय सभा के ये सदस्य थे और बम्बई प्रांतीय सभा की स्थापना भी इन्होंने की थी। फिरोज शाह मेहता ने बम्बई प्रांतीय सभा की स्थापना भी की थी इन्होंने। बम्बई प्रांतीय सभा के ये सदस्य थे। बम्बई प्रांतीय सभा के सदस्य थे दोस्तों। बम्बई प्रांतीय सभा, बम्बई प्रांतीय सभा के क्या थे दोस्तों? ये सदस्य थे। इसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के ये सदस्य भी थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के ये सदस्य भी थे दोस्तों। बम्बई प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी के ये क्या थे? सदस्य थे दोस्तों। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के ये सभापति थे दोस्तों। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के ये क्या थे दोस्तों? सभापति थे। कौन? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के क्या थे? ये सभापति थे। बाद में बम्बई लेजिस्लेटिव के ये सदस्य भी बनते हैं। बाद में दोस्तों बम्बई लेजिस्लेटिव के, बम्बई लेजिस्लेटिव के क्या बनते हैं दोस्तों? ये सदस्य भी बनते हैं। बम्बई लेजिस्लेटिव के सदस्य रहते हैं, बम्बई प्रांतीय सभा के भी सदस्य रहते हैं और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के ये सभापति भी रहते हैं। कौन दोस्तों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और ये भी दोस्तों, ये भी जो है ICS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसके बाद दोस्तों लगभग इनके बारे में जितना फैक्ट था दोस्तों वो लगभग हो गया। इसके बाद दोस्तों अगले जो शख्स हैं वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, सॉरी दोस्तों इधर छूट गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ। अभी हम लोग ये फिरोज शाह मेहता के बारे में देख रहे थे दोस्तों। किसके बारे में देख रहे थे? फिरोज शाह मेहता के बारे में दोस्तों। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में। तो दोस्तों ये नोट हो गया? ठीक है दोस्तों, नोट करते चलिएगा साथ साथ। इसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया जाता है दोस्तों। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा क्या किया जाता है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया जाता है दोस्तों। और ये कहाँ किया जाता है? कलकत्ता के अल्बर्ट टाउन हॉल में। कलकत्ता के अल्बर्ट टाउन हॉल में। कलकत्ता के अल्बर्ट टाउन हॉल में दोस्तों क्या किया जाता है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया जाता है। इसके बाद दोस्तों इनके बारे में देखते हैं।
भारतीय जनपद सेवा आंदोलन का भी नेतृत्व इनके द्वारा किया जाता है। भारतीय जनपद सेवा, भारतीय जनपद सेवा, भारतीय जनपद सेवा, भारतीय जनपद सेवा का आंदोलन किसके द्वारा किया, आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का आंदोलन का नेतृत्व भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का जो आंदोलन था उसका भी नेतृत्व दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद है दोस्तों आर्म एक्ट, आर्म एक्ट, आर्म एक्ट के आंदोलन का नेतृत्व भी दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ही किया जाता है दोस्तों, आंदोलन का नेतृत्व। इन सभी आंदोलनों का नेतृत्व दोस्तों ये किसके द्वारा किया जाता है? तो सभी भारतीय जनपद सेवा आंदोलन का नेतृत्व, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आंदोलन का नेतृत्व और आर्म एक्ट आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये भी जो है भारतीय ICS क्वालिफाई किए थे, यानी भारतीय सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम इन्होंने भी जो है क्वालिफाई किया था दोस्तों, लेकिन ये जो है ज्वाइन नहीं किए थे। इसके बाद दोस्तों कि बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे। इसके बाद दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, इनके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, आप सभी लोग जानते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और यम रानाडे, महागोविंद रानाडे के शिष्य थे। ठीक है दोस्तों, महागोविंद रानाडे के शिष्य थे और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। यम रानाडे, यम गांधी, महागोविंद रानाडे और महात्मा गांधी इनके शिष्य थे, इनके राजनीतिक गुरु थे। महागोविंद रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले थे और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों। साथ साथ आप लोग नोट करते चलिएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा, इनके द्वारा पूना सार्वजनिक सभा तथा सुधारक 2 पत्रिका का संपादन किया जाता है। इनके द्वारा दोस्तों 2 पत्रिका का संपादन किया जाता है। पत्रिका पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा और सुधारक, पूना सार्वजनिक सभा और सुधारक, पूना सार्वजनिक सभा और सुधारक पत्रिका का संपादन। पत्रिका यानी पूना सार्वजनिक सभा और सुधारक, ये 2 पत्रिका का इन्होंने क्या किया था? संपादन किया दोस्तों। इसके बाद 1905 ईस्वी में दोस्तों 1905 ईस्वी में इनके द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जाती है दोस्तों। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में की जाती है दोस्तों। कब? 1905 ईस्वी में। उन्नीस सौ 5 ईस्वी में दोस्तों
1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी क्या की जाती है दोस्तों, इनके द्वारा स्थापना किया जाता है। ये भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रह चुके थे दोस्तों। भारतीय लोक सेवा आयोग के जो है सदस्य भी रह चुके थे। कौन दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले, भारतीय लोक सेवा आयोग के, भारतीय लोक सेवा आयोग, भारतीय लोक सेवा भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवा दी थी दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवा दी थी। 1902 ईस्वी में दोस्तों, 1902 ईस्वी में बम्बई विधानसभा के भी सदस्य ये चुने जाते हैं। 1902 ईस्वी में दोस्तों बम्बई विधानसभा के ये सदस्य भी चुने जाते हैं। 1902 ईस्वी में दोस्तों बम्बई विधानसभा, 1902 ईस्वी में बम्बई विधानसभा के सदस्य तथा बाद में इम्पीरियल विधान परिषद के सदस्य, बाद में दोस्तों इम्पीरियल विधान परिषद सदस्य। 1902 ईस्वी में दोस्तों बम्बई विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं। इसके बाद इम्पीरियल विधान परिषद के भी सदस्य चुने जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इम्पीरियल विधान परिषद के भी सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों। और गोपाल कृष्ण गोखले ये एक राजनीतिक सुधारवादी व्यक्ति थे दोस्तों। इसके बाद इनके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ये मुस्लिम लीग के यूँ कहा जाए कि ये एक दिग्गज नेता थे, मोहम्मद अली जिन्ना। इन्हें महात्मा गांधी इन्हें कायदे आज़म की भी उपाधि थी दोस्तों। कायदे आज़म, मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म की उपाधि भी इन्हें दिया था। कौन? महात्मा गांधी ने। इसके बाद 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को दोनों को आपस में विलय करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी दोस्तों। किसकी? मोहम्मद अली जिन्ना की। कायदे आज़म, कायदे आज़म गांधी के द्वारा, कायदे आज़म गांधी जी के द्वारा इन्हें ये उपाधि दिया गया था। इसके बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और आईएनसी, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को दोनों को आपस में मिलाने का या दोनों को संयुक्त करने में इनकी प्रमुख भूमिका थी दोस्तों। प्रमुख भूमिका थी।
1940 में इन्हीं के द्वारा दोस्तों जो है वो पाकिस्तान राष्ट्र की, एक नए राष्ट्र पाकिस्तान की जो है मांग मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ही की जाती है। और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी बनते हैं। पहले राष्ट्रपति पाकिस्तान के जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना ही बनते हैं दोस्तों। 1928 में भारत सचिव बर्किनहेड ने जब दोस्तों इस तरह से उन्होंने कहा कि अगर आप लोग जब इन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया, तब बर्किनहेड ने कहा अगर आप लोग इतने शिक्षित हैं तो आप अपने लिए स्वयं जो है संविधान का निर्माण क्यों नहीं कर लेते हैं। उन्होंने चुनौती दिया, तो उनकी चुनौती को मोतीलाल नेहरू ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया और एक संविधान की एक रूपरेखा जो है वो प्रस्तुत की। उसके जवाब में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी एक अपना जो है प्रोफार्मा जो है तैयार करके दिया, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला, 14 सूत्रीय फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है मोहम्मद अली जिन्ना के। इसके बाद 1946 में इन्हीं के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा कर दी गई थी दोस्तों। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा कर दी थी। और इतना भीषण नरसंहार हुआ दोस्तों कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतना भीषण नरसंहार हुआ। इसके बाद है दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे दोस्तों। कौन? पट्टाभी सीतारमैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। आईएनसी के सरकारी इतिहासकार थे दोस्तों। ये आईएनसी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये सरकारी इतिहासकार थे और इन्होंने जन्मभूमि पत्रिका का संपादन किया दोस्तों। जन्मभूमि पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? जन्मभूमि पत्रिका का संपादन जो है किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा ही किया गया था। पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा ही दोस्तों इन्हें क्या किया गया था? तो जन्मभूमि पत्रिका का संपादन किया गया था। इसके बाद दोस्तों 1952 में ये एमपी के गवर्नर भी नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों। एमपी यानी मध्य प्रदेश का राज्यपाल भी इन्हें नियुक्त किया जाता है। कब? 1952 में दोस्तों। 1952 में एमपी का राज्यपाल 1952 में एमपी का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। आप लोगों को याद होगा दोस्तों कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया दोनों लोगों में आपस में प्रतिद्वंदिता थी। किसको लेकर प्रतिद्वंदिता थी दोस्तों? तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने को लेकर जब दोनों लोगों में आपस में क्या थी, मतलब आपस में एक दोनों जो है प्रतिद्वंदी थे। और पट्टाभी सीतारमैया को महात्मा गांधी का संरक्षण प्राप्त था। संरक्षण मतलब उनके कहने पर ही ये खड़े हुए थे। इसके बाद क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं। तो इनकी हार पर महात्मा गांधी ने कहा कि यह पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, ये महात्मा गांधी की हार है। महात्मा गांधी की हार है और उसे वो बहुत दुखी होते हैं। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के मान सम्मान को बचाने के लिए जो है वो कांग्रेस से त्याग पत्र दे देते हैं। कांग्रेस से त्याग पत्र दे करके जो है वही चले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं इनकी कई
कई पुस्तकें हैं दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया की, देख लेते हैं। गांधी और गांधीवाद, गांधी और गांधीवाद पुस्तक कौन कौन सी पुस्तक थी दोस्तों? गांधी, गांधीवाद, गांधी, गांधीवाद, आन खद्दर, आन खद्दर और इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें दोस्तों। गांधी, गांधीवाद, ऑन खद्दर और इंडियन नेशनलिज्म, ये पट्टाभी सीतारमैया की कुछ प्रमुख पुस्तकें थी। इसके बाद दोस्तों विनोबा भावे, विनोबा भावे, विनोबा भावे। नागपुर, नागपुर के झंडा सत्याग्रह में दोस्तों, नागपुर के झंडा सत्याग्रह में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है दोस्तों। नागपुर के झंडा सत्याग्रह में दोस्तों इन्हें क्या किया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। नागपुर के झंडा सत्याग्रह में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है दोस्तों। नागपुर के झंडा सत्याग्रह में इन्हें क्या किया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये प्रथम सत्याग्रही के रूप में भी जाने जाते हैं दोस्तों। प्रथम सत्याग्रही के रूप में, प्रथम सत्याग्रही के रूप में भी जाने जाते हैं। और दोस्तों प्रथम सत्याग्रही के रूप में भी जाने जाते हैं। और सबसे पहले भूदान आंदोलन किसने चलाया था दोस्तों? तो वो विनोबा भावे ने ही भूदान आंदोलन चलाया था दोस्तों। भूदान आंदोलन, तो भूदान आंदोलन दोस्तों किसके द्वारा चलाया गया था? तो भूदान आंदोलन वो विनोबा भावे के द्वारा ही चलाया गया था दोस्तों। इन्हें प्रथम सत्याग्रही भी कहा जाता है। नागपुर झंडा सत्याग्रह में इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। और 1937 में दोस्तों, 1937 से ये जीवन पर्यंत दोस्तों, जीवन पर्यंत दोस्तों पवनार आश्रम में चले जाते हैं। पवनार आश्रम 1937 से दोस्तों, 1937 से विनोबा भावे पवनार आश्रम जीवन पर्यंत के लिए जो है वो पवनार आश्रम चले जाते हैं दोस्तों। इसके बाद इन्हें कई उपाधियों से इन्हें नवाजा गया है दोस्तों। कई उपाधियों से इन्हें नवाजा गया है दोस्तों। वो कौन कौन सी उपाधियाँ हैं दोस्तों? तो देख लेते हैं हम। भारत के राष्ट्रीय अध्यापक भी इन्हें कहा जाता है। उपाधियाँ इन्हें कौन कौन सी उपाधियाँ दिया गया है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय अध्यापक दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय अध्यापक, भारत का राष्ट्रीय अध्यापक भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों। किसे? विनोबा भावे को भारत का राष्ट्रीय अध्यापक भी कहा जाता है दोस्तों। इन्हें गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। महात्मा गांधी का दोस्तों आध्यात्मिक, महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी दोस्तों किसे कहा जाता है? तो
इन्हें विनोबा भावे को ही महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहा जाता है, प्रथम राष्ट्रीय अध्यापक भी कहा जाता है और इन्हें भारत रत्न भी कहा जाता है दोस्तों। भारत रत्न भी कहा जाता है दोस्तों। तो इन्हें भारत रत्न भी कहा जाता है। यानी इनके द्वारा भूदान आंदोलन चलाया गया था दोस्तों और प्रथम सत्याग्रही भी थे। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय अध्यापक भी इन्हें कहा जाता है, भारत रत्न की भी इन्हें उपाधि दी गई है और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी इन्हें कहा जाता है। और इन्हें नागपुर झंडा सत्याग्रह के दौरान इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था दोस्तों। और 1937 से ये हमेशा के लिए जो है जीवन पर्यंत के लिए पवनार आश्रम चले जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो अगला शख्स है वो है चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली का नाम सुनते ही पाकिस्तान का जन्मदाता, फाउंडर के रूप में पाकिस्तान शब्द का जो पहली बार जो है प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया गया था, पाकिस्तान शब्द। चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली पाक शब्द का जन्मदाता, पाक शब्द का जन्मदाता, पाक शब्द का जन्मदाता और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र और पाकिस्तान के जन्मदाता के रूप में जो है चौधरी रहमत अली को याद किया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों चीज़ें आपको अच्छी तरह से जो है समझ में आई होगी और अब हमें इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।